सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, इसलिए उसने उत्तरी गाजा में बसे जबालिया को निशाना बनाया, जहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और इन भीषण हमलों के बाद गाजा के जबालिया में हाहाकार मच गया। सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई, जिनकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। आसमानी हमला रुकते ही वहां जिंदा बचे लोगों ने चारों तरफ फैले मलबे से लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की। इन हमलों की चपेट में गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर भी आ गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि बमों और मिसाइलों के हमले ने कई इमारतों के परखचे उड़ाने के साथ जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे भी कर दिए, जिनके नीचे दबे लोगों को आनन फानन में निकाला गया। उनमें ज्यादातर की मौत हो चुकी थी, जबकि कुछ ही ऐसे थे जिनकी सांसें चल रही थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वहां कई लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द छलक उठा। भीषण हमलों के बाद जबालिया के अस्पतालों में घायलों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अचानक वहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बची, क्योंकि जबालिया शरणार्थी शिविर में सैकड़ों लोग रहते थे, जिनके ऊपर इतना भीषण हमला हुआ कि पूरा इलाका ही कब्रिस्तान में बदल गया। अस्पतालों के बाहर भी कई शव दिखाई दिए। हमले के कई घंटों बाद तक चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आईं। धुएं का गुबार भी थमता नजर नहीं आया। हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। जो इमारतें मलबे में तब्दील नहीं हुई, उनमें भी सब कुछ खत्म हो चुका था। हमले के कुछ चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उनके मुताबिक इजराइल की सेना ने अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान F-16 से जबालिया में कई मिसाइलें दागी। इस बीच जबालिया में हुए इन भीषण हमलों ने गाजा की हालत और खराब कर दी। इजराइल ने जिस जबालिया कैंप को तबाह करने का दावा किया है, वो उत्तरी गाजा में बसा है, जहां इजराइल की तरफ से बमों और मिसाइलों की बारिश की गई। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बने जबालिया शरणार्थी कैंप पर की गई बमबारी में कई लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर इजराइल ने यह दावा किया कि उसने वहां हमास के कमांडर इब्राहिम बयारी को ढेर कर दिया। इजराइल के मुताबिक इन हमलों में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो लगातार इजराइल की सेना पर फायरिंग कर रहे थे। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में मौजूद हमास के ठिकानों को टारगेट कर इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। उसका दावा है कि हमास ने जबालिया शरणार्थी शिविर में अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था, जिसे मिसाइलों के हमले में तबाह कर दिया गया। इसी के साथ इजराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इजराइल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इजराइल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी, लेकिन इस भीषण हमले के बाद इजराइल ने यह दावा कर दिया कि जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी गाजा में घुसकर इजराइल की सेना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजराइल के इस हमले से मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और जमकर इजराइल पर बरसे, क्योंकि आरोप लगा कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर जो हमला हुआ उसमें 50 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम देश एक बार फिर इजराइल पर भड़क गए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सभी मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने तो इस हमले को अमानवीय करार दे दिया। ईरान और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और UAE ने भी इस हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मची तबाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। इसी के बाद जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले से इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन बुरी तरह भड़क गया और उसने इजराइल के इस हमले को अमानवीय बता दिया, क्योंकि गाजा में उस शरणार्थी कैंप पर इतना भीषण हमला हुआ कि वहां लाशों का ढेर लग गया, जिससे जॉर्डन के लोग भड़क गए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा में इजराइल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजराइल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजराइल में भी इसका विरोध शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक इजराइल के कई मानवाधिकार संगठनों ने शरणार्थी शिविर पर किए गए हमले की निंदा की और इस हमले में मारे गए आम नागरिकों के लिए दुख जताया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के कई मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल की सेना की इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। इजराइल के इसी रवैये की वजह से दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया ने
इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने गाजा में हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। और इसी मुद्दे पर भड़के बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। बोलिविया के राष्ट्रपति और वहां तैनात फिलिस्तीन के राजदूत के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बोलिविया ने गाजा में युद्ध खत्म कर वहां आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने की मांग की। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के हमलों में 7 बंधकों के मारे जाने का दावा कर दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। और हमास दावा कर रहा है कि उन्हीं बंधकों में 7 बंधक इजराइल के इस हमले में मारे गए, जिनमें 3 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमास इससे पहले भी इजराइल के आसमानी हमलों में 50 से ज्यादा इजरायली बंधकों के मारे जाने का दावा कर चुका है। आरोप लगा कि इजराइल ने जिस शरणार्थी कैंप पर हमला किया उसमें कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के एक कर्मचारी का परिवार भी मौजूद था। और आरोप है कि इजराइल की इस कार्रवाई की वजह से अल जजीरा के उस कर्मचारी के परिवार के 19 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इजराइल ने जबालिया इलाके में मौजूद गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप पर आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिसमें अल जजीरा के उस कर्मचारी के पिता, भाई, 2 बहनें और परिवार के 8 बच्चे भी मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने इजराइल पर उसके कर्मचारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अल जजीरा ने दावा किया था कि उसके पत्रकार युद्ध कवरेज के दौरान इजराइल को बेनकाब करने में जुटे हैं। और इसी बात का बदला चुकाने के लिए इजराइल उसके पत्रकारों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने आरोप लगाया था कि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से उसके पत्रकार युद्ध की कवरेज में जुटे हैं, लेकिन ये बात इजराइल को रास नहीं आ रही। जिसके बाद यह सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर इजराइल की अल जजीरा से क्या दुश्मनी है, क्योंकि अल जजीरा यह आरोप लगा रहा है कि इजराइल ने उससे दुश्मनी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि अल जजीरा मानता है कि इजराइल गाजा में जारी उसकी बेबाक रिपोर्टिंग से बुरी तरह नाराज है, वो भी इतना कि वो अल जजीरा को हमास का मुखौटा मानता है। इजराइल ये आरोप लगाता है कि अल जजीरा पर्दे के पीछे से हमास की मदद करने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि 2008 में इजराइल ने अल जजीरा को हमास का हिस्सा बता दिया था, जिसके बाद 2017 में यरूशलेम में अल जजीरा के दफ्तर को बंद करा दिया गया था, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि अल जजीरा गाजा के मामले में एक तरफा खबरों का ऐसा जाल बुनने में लगा है जिससे दुनिया भर में इजराइल को विलेन बनाया जा सके। माना जाता है कि इसी वजह से इजराइल की सरकार और अल जजीरा के बीच आपसी तकरार कम होने का नाम ही नहीं लेती। इस शहर में हमास पर आखिरी चोट करने के मकसद से ही इजराइल की सेना ने आसमान से पर्चे गिराकर आम लोगों को वहां से जल्द निकलने के लिए कह दिया। खान यूनिस वो शहर है जहां हमास का दबदबा रहा है, और इसीलिए यह शहर इजराइल की सेना के निशाने पर है। हमास से जंग की शुरुआत के बाद से ही खान यूनिस शहर पर इजराइल हमास के ठिकानों पर आसमान से बमबारी कर वहां तबाही मचा रहा है। लेकिन अपने बड़े जमीनी ऑपरेशन से पहले इजराइल ने वहां के लोगों को सतर्क कर दिया। उसने आसमान से पर्चे गिराकर आम लोगों को बिना देरी किए शहर छोड़ने का निर्देश दे दिया। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमास खान यूनिस में आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर इजराइल के हमलों से बच रहा है। बताया गया कि इसीलिए इजराइल ने वहां पर्चे गिराकर लोगों को शहर छोड़ने के लिए कह दिया, ताकि जब वो हमास पर जमीन और आसमान से कहर ढाए तो आम लोगों की जान न जाए। इजराइल की तैयारियों के बीच अपने ऊपर हो रही बमबारी से गुस्साए हमास के लड़ाकों ने भी जोरदार पलटवार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास की तरफ से इजराइल के अशदोद शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई और एक बार फिर इजराइल को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना के हमले गाजा में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल की सेना आसमान से हमास पर विध्वंसक हमले कर रही है, जबकि इजराइल ने बड़े स्तर पर जमीनी ऑपरेशन का भी पूरा मन बना लिया है। अपने वजूद को बचाने के लिए हमास न सिर्फ इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, बल्कि वो मिसाइल हमलों से भी पीछे नहीं हट रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अशदोद शहर में उसकी तरफ से दागे गए रॉकेटों की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए, क्योंकि हमास ने भी रॉकेट बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अशदोद शहर में उसके हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें तबाही के निशान दिखाई दिए। जली हुई गाड़ियां और टूटी हुई सड़कों ने हमास के हमलों की गवाही दी। हमास के हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी से अशदोद शहर के 2 इलाकों को हमास ने टारगेट कर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसने ज्यादातर रॉकेटों को आसमान में ही ढेर कर दिया। एक तरफ जहां हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के 9 सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान उसके 9 सैनिकों की जान चली गई। मतलब यह कि गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। हमास के ठिकानों पर लगातार आसमानी हमलों के बाद
इजराइल की सेना रुक रुक कर गाजा में घुसकर हमास को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन हमास के ठिकानों को तबाह करने के दौरान ही उसके 9 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसके सैनिकों ने गाजा में घुसकर हमास के करीब 100 ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और उसके कई लड़ाकों को भी मार गिराया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल की तैयारी गाजा में बड़े पैमाने पर हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले करने की है, लेकिन जिस तरह से उसके सैनिकों की मौत हुई, उसने इजराइल को गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने गाजा पर बमबारी के साथ इंटरनेट पर भी एक नई जंग छेड़ दी। खबर है कि गाजा में आम नागरिकों पर बमबारी करने के आरोप झेल रहे इजराइल ने सोशल मीडिया पर भी एक अभियान छेड़ दिया, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी का मानना है कि कई देश इंटरनेट पर इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और कुछ देशों ने तो इजराइल पर बेगुनाहों की हत्या का आरोप लगाया। यही नहीं, इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर हमले रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी दबाव बनाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की बमबारी में गाजा के 8,300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल उन हमलों को जायज बताने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो जारी कर रहा है। साथ ही इजराइल अपने नागरिकों पर हुए जुल्म की एक-एक कहानी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने परोस रहा है। हमास और हिजबुल्लाह से जूझ रहे इजराइल के खिलाफ यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी जंग का मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज करेंगे। यानी इजराइल के सिर पर ट्रिपल एच का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ट्रिपल एच का मतलब है हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। एक दिन पहले ही हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से लगने वाले इजराइल के हिस्से को टारगेट किया था, जिसके लिए उसने ड्रोन और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। और अगले ही दिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल से जंग के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में यमन से इजराइल पर धुआंधार हमले होंगे, जिसके लिए हूथी विद्रोहियों की मिलिट्री विंग ने पूरी तैयारी होने का दावा भी कर डाला और एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें एक दो नहीं, कई खतरनाक ड्रोन नजर आए। मतलब यह कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से कह दिया कि उनकी तैयारी पूरी है। 7 अक्टूबर के बाद से यमन के हूथी विद्रोही भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इजराइल पर हमला किया। वो अलग बात है कि कभी इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया तो कभी अमेरिका ने उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया। लेकिन ट्रिपल एच के तीसरे एच यानी हूथी विद्रोही नहीं रुके। उन्होंने यमन से इजराइल पर हमले जारी रखे, जिसके बाद इजराइल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपनी नौसेना का युद्धपोत तैनात कर दिया, क्योंकि भले ही पश्चिम में इजराइल की समुद्री सीमा का ज्यादातर हिस्सा भूमध्य सागर से लगता हो, लेकिन दक्षिण में उसकी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा लाल सागर से भी लगता है, जहां इजराइल का एलर्ट शहर बसा है। और यमन से दागी गई मिसाइलों का निशाना इजराइल का एलर्ट शहर ही था। लाल सागर के रास्ते भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, जिसे रोकने में इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अमेरिका की मदद से इजराइल ने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजराइल की सेना का दावा है कि एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टेस्ट में 100% सफल रहा और इसीलिए इजराइल इसे लाल सागर में हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए तैनात करने वाला है, क्योंकि एक दिन पहले हूथी विद्रोहियों ने जो मिसाइलें दागी थी उन्हें एरो 3 ने ही बर्बाद किया था। इजराइल का कहना है कि उसने इस डिफेंस सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल किया, जो दुश्मन की मिसाइलों की भनक लगते ही सक्रिय हो गया और ताबड़तोड़ जवाब देने लगा। और अब वो इसे लाल सागर के किनारे तैनात करने की तैयारी में है। इजराइल के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खुल चुका है। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी कि वो गाजा पर हमले रोक दे, वरना यमन से उस पर मिसाइलों की बारिश होगी। और हूथी विद्रोही तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल गाजा में नहीं रुकता। यानी इजराइल हर तरफ से घिरता दिखा, जिसके पीछे ईरान का हाथ नजर आया। क्योंकि ट्रिपल एच कहे जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूथी तीनों का ईरान से कनेक्शन है। हिजबुल्लाह को तो लेबनान में गृह युद्ध के समय खुद ईरान ने बनाया था, जिसमें लेबनान में रहने वाले शिया मुसलमानों को शामिल किया गया था। तो वहीं हूथी विद्रोही भी यमन के शिया मुसलमान हैं, जिनके सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है, जबकि हमास सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। लेकिन इजराइल से 36 का आंकड़ा रखने वाले ईरान ने उसका भी साथ दिया। ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका की जड़ें उखाड़ने के चक्कर में, या यूं कहें कि पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है, जिसके लिए वो शिया सुन्नी का झगड़ा तक भूल गया।
अपने ताजा बयान में तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी मुस्लिम देशों से इजरायल का बहिष्कार करने की मांग तक कर डाली और गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग कर डाली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बयान दिया कि मुस्लिम देश इजरायल को तेल और खाने की चीजों की सप्लाई रोक दें और एकजुट होकर उसका बहिष्कार कर दें। मतलब ईरान ने इजरायल और हमास जंग के बहाने मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश कर डाली, या यूं कहें कि वो इस युद्ध को मुस्लिम देशों का नेता बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जंग के पहले ही दिन से साफ हो चुका है कि ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों को अमेरिका और इजरायल के खिलाफ भड़का रहा है, जिसके लिए उसने शिया सुन्नी का झगड़ा बुलाया और सऊदी अरब से भी दोस्ती कर ली। यमन में उसके समर्थन से लड़ने वाले हूथी विद्रोहियों का झगड़ा सऊदी अरब के समर्थन वाले सुन्नी मुसलमानों से है। लेकिन हमास और इजरायल की जंग में ईरान और इजरायल एक साथ खड़े दिख रहे, ईरान और सऊदी अरब एक साथ खड़े दिख रहे हैं। ईरान एक शिया बहुल देश है और सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और यमन में ईरान और सऊदी अरब के आमने सामने होने की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि साल 2000 में यमन में विद्रोह करने वाले हूथी विद्रोहियों का ईरान ने साथ दिया, क्योंकि हूथी विद्रोही शिया हैं और ईरान शिया बहुल देश है, जबकि वहां उनसे लड़ने वाले सुन्नी मुसलमानों को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का साथ मिला हुआ है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना समेत वहां के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। यानी इस यमन में सालों पुराने दुश्मनों का रिश्ता सुधरने की राह पर चल पड़ा और हमास और इजरायल की जंग के बाद तो ये और सुधर गया, क्योंकि ये झगड़ा यहूदी देश और मुस्लिम देशों के बीच होता नजर आया, जिसकी वजह से ईरान को मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मौका मिल गया। यही नहीं, ईरान ने हूथी विद्रोहियों के हमला करते ही इजरायल को चेतावनी दे डाली और खुलकर बोल दिया कि हूथी विद्रोही इजरायल के खिलाफ जंग को बढ़ा सकते हैं। ईरान का यह बयान हूथी विद्रोहियों के इजरायल पर मिसाइल दागने के कुछ घंटों के अंदर ही आ गया, जिसमें ईरान ने इजरायल को चेतावनी दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही इजरायल के खिलाफ जंग फैला सकते हैं। और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल के 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया। गाजा में हमास पर हमलों के विरोध में लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले कर रहा है और लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी एक जंग जारी है, जिसकी वजह से लेबनान बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ गया। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच इजरायल के 120 सैनिकों को मार डाला और उसके 9 टैंकों को उड़ा दिया। इसके अलावा उसने इजरायल के 105 सैन्य ठिकानों और सीमा के करीब लगे उसके संचार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया। इजरायल पर किए हमलों का हिजबुल्लाह ने एक चार्ट भी जारी किया। लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ रहे इजरायल पर एक और बड़ा आरोप लग गया। इल्जाम लगा कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग जारी है और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजरायल के सैनिकों ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में फास्फोरस बम से हमला कर दिया, जिसमें उस इलाके के कई लोगों की जान चली गई। इससे पहले लेबनान के मीडिया ने भी इजरायल पर यही आरोप लगाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि इजरायल ने अल दाहिरा में 12 फास्फोरस बम दागे। माना जा रहा है कि उस पर लगाम लगाने के इरादे से ही इजरायल ने वहां फास्फोरस बम फोड़ा, जो बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि ये जलने पर अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है और माना जाता है कि जलने के बाद इसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि ये हड्डियों को भी गला सकता है, जिसकी वजह से जंग में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है और इस खतरनाक बम का इस्तेमाल करना बड़ा युद्ध अपराध माना जाता है, क्योंकि फास्फोरस बम हवा के संपर्क में आते ही फट जाता है और अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से बड़े पैमाने पर मौत होती है। माना जाता है कि जलने पर इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अमेरिका ईरान को अपना गुनहगार बताने में लगा है, जिसकी वजह से उसने पश्चिम एशिया में अपने 300 और सैनिक रवाना कर दिए। ये सैनिक इजरायल नहीं जाएंगे, बल्कि इजरायल के अलावा पश्चिम एशिया के बाकी देशों में तैनात होंगे। इससे पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि उन्हें भी किसी भी वक्त पश्चिम एशिया रवाना किया जा सकता है। मतलब आखिरकार अमेरिका ने पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद अपने सैनिकों की मदद के लिए 300 अतिरिक्त सैनिक भेज ही दिए, ताकि पश्चिम एशिया में ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन उसके जवानों का बाल भी बांका न कर सके। इजरायल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से बीते 2 हफ्तों में पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर कम से कम 27 हमले हो चुके हैं। 16 हमले इराक में और 11 हमले सीरिया में। दोनों जगह अमेरिका की सेना के अड्डों पर ड्रोन और रॉकेट गिराए गए। और इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है, जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया ठहरा ईरान का दोस्त। यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है।
उसका कहना है कि ईरान उस पर हमले करवा रहा है। इसलिए अमेरिका ईरान से बचने के लिए पश्चिम एशिया में थार्ड और पेट्रियट जैसे अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। अमेरिका ने अपने 300 और सैनिकों को पश्चिम एशिया भेज दिया, क्योंकि अगर अमेरिका ने यह सब नहीं किया तो उसके 45,000 से ज्यादा सैनिकों की जान पर बना सकती, जो कि पश्चिम एशिया में तैनात है। ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। और अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना ही ढेर हो गई तो ईरान का वहां राज करने का सपना पूरा हो जाएगा और ईरान के हाथों अमेरिका अपनी इतनी बड़ी हार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 45,400 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर फैले हुए हैं। सीरिया में उनकी संख्या 900 है तो इराक में 2,500। दोनों देशों में अमेरिका आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहा है। पश्चिम एशिया के छोटे से देश कुवैत में अमेरिका के सबसे ज्यादा 13,500 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका 1991 से ही वहां है। वहीं बहरीन, कतर, UAE और ओमान में भी अमेरिका की सेना है और अपने पुराने साथी सऊदी अरब में अमेरिका ने 2,700 जवान उतारे हुए हैं। जॉर्डन और इजराइल में भी अमेरिका के सैनिक हैं और अब पश्चिम एशिया में इन 45,000 से ज्यादा जवानों में अमेरिका के 300 सैनिक और जुड़ने वाले हैं। ईरान की धमकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। वो बार बार कह रहा है कि इजराइल के गाजा पर हमलों का बदला पूरा पश्चिम एशिया मिलकर लेगा, बल्कि अमेरिका की इस तैनाती का ऐलान करते ही ईरान ने फिर अमेरिका को धमकी दे दी। और ईरान के रक्षा मंत्री ने ताल ठोककर कहा कि अमेरिका को युद्ध में इजराइल का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर इजराइल की लड़ाई तुरंत नहीं रुकी तो उसका साथ देने वाले एक एक देश को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने यूरोप को लपेटे में ले लिया। यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े और अमेरिका के दोस्त देश भी इजराइल के साथ हैं। इसलिए ईरान ने उन्हें चेताया कि यूरोप के देश समझ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा झेलना पड़े। खुद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI के डायरेक्टर तक ने माना कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से अमेरिका बहुत बड़े खतरे में पड़ गया। इतना बड़ा खतरा कि अल-कायदा से लेकर ISIS अमेरिका पर आतंकी हमला तक कर सकते हैं। क्योंकि हमास के हमलों को देखकर दूसरे आतंकी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई और वो जंग का फायदा उठाने की फिराक में बैठे हैं। FBI चीफ ने अमेरिका की संसद की एक कमेटी के आगे ये माना कि बीते कुछ साल में अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद का जो खतरा कम हो गया था वो इजराइल की जंग के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि अल-कायदा, ISIS और हिजबुल्लाह के आतंकी अमेरिका में घुसकर हमला कर सकते हैं। FBI डायरेक्टर ने अपने डर के पीछे अल-कायदा और ISIS की धमकियों को वजह बताया। इजराइल का साथ देकर अमेरिका के खुद के सिर पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा। और तो और बीते कुछ वक्त से जो अमेरिका पश्चिम एशिया से निकलकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा था, उसे एक बार फिर अपनी पूरी ताकत पश्चिम एशिया में झोंकनी पड़ रही। और इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इजराइल से दोस्ती निभाने के चक्कर में अमेरिका फंस गया। एक दशक पहले बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए ही अमेरिका ने हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी दावेदारी ठोक दी थी। निशाने पर था चीन। हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका का मकसद चीन के पर कतरने का था। 10 साल बाद बाइडेन अमेरिका की उसी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने में लगे थे। मगर पिछले महीने इजराइल ने हमास के साथ युद्ध छेड़ दिया और अमेरिका को पूरे दमखम के साथ पश्चिम एशिया में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया। जबकि अमेरिका खुद कई दफा कह चुका है कि उसे सबसे ज्यादा खतरा चीन से है, लेकिन इजराइल की वजह से अमेरिका को पश्चिम एशिया में जूझना पड़ रहा है। और अगर ये जंग इजराइल और गाजा से निकलकर आसपास के देशों में फैल गई तो अमेरिका पश्चिम एशिया में ही फंस जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इस जंग को फैलने से रोकने के लिए अपनी जान लगा दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन बाद तीसरी बार इजराइल जाने वाले, जहां वो इजराइल के साथ गाजा के भविष्य पर बात कर सकते हैं। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका और इजराइल हमास से गाजा पट्टी को जीतने के बाद की प्लानिंग में जुट गए हैं। इस बात की प्लानिंग चल रही है कि जब हमास का सुपड़ा साफ हो जाएगा तब गाजा पट्टी पर किसका शासन होगा। क्योंकि अब जब इजराइल हमास पर जमीन के रास्ते हमले शुरू कर चुका है तो अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि किसी भी दिन इजराइल की जीत के साथ जंग खत्म हो सकती है। ऐसे में उससे पहले गाजा पट्टी के लिए प्लान तैयार होना चाहिए। बताया गया कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस बात पर तो सहमति है कि हमास को हराने के बाद इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ऐसे में गाजा में कई देशों की शांति सेना तैनात की जा सकती है। यह भी हो सकता है कि अगले साल बाइडेन की कुर्सी ही चली जाए, क्योंकि अमेरिका में अरब मुसलमानों के एक संगठन के किए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसलमान बाइडेन से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो गुस्से में है कि बाइडेन गाजा की जंग में इजराइल के साथ, जबकि पिछले चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे।
जिसकी बदौलत वो जीत पाए थे। मगर सर्वे से पता चला कि अमेरिकी अरब मुसलमानों का मन बाइडेन से खट्टा हो चुका है। वो बाइडेन के इजराइल का बढ़ चढ़कर समर्थन करने पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर बाइडेन ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुकवाए तो अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट बाइडेन को नहीं जाएगा। और सर्वे में उनका वही गुस्सा देखने को मिला। 2020 में हुए चुनाव में बाइडेन के साथ 59% अरब मुसलमान थे, मगर ताजा सर्वे में बाइडेन के लिए उस समर्थन में 42% की गिरावट देखने को मिली। इजराइल और हमास की जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की एंट्री के संकेत मिले। खबर है कि किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश भी जारी कर दिए। किम जोंग उन चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए विकल्पों पर काम शुरू कर दिया जाए। यानी गाजा पट्टी में लड़ी जा रही जंग में किम जोंग उन इजराइल के खिलाफ लड़ने का मन बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर कोरिया के बड़े अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और गाजा पट्टी में चल रही जंग के हालात पर चर्चा की। खबर है कि जंग में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों की मदद के विकल्प ढूंढने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन गाजा पट्टी में हो रही भीषण बमबारी पर भड़के हुए हैं। हमास ने विदेशी नागरिकों को छोड़ने की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने गैर इजरायली लोगों को नहीं छोड़ा तो उनका देश भी हमास को निशाने पर ले सकता है। और इसीलिए हमास ने अपनी कैद में मौजूद विदेशी नागरिकों को रिहा करने का फैसला ले लिया। आरोप है कि हमास ने करीब 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिन्हें उसके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के दौरान कैद किया था। लेकिन अब उन बंधकों में गैर इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ने का फैसला किया। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन बंधकों की रिहाई की जाएगी। हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों में आधे से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। और यह आंकड़ा इजराइल की सरकार के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया, जिसके मुताबिक 200 से ज्यादा बंधकों में बड़ी संख्या गैर इजरायली लोगों की है, जिन्हें छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दावा किया कि हमास के बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों में आधे से ज्यादा लोग 25 अलग अलग देशों के। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के बंधक बनाए गए लोगों में 138 विदेशी नागरिक, जिनमें थाईलैंड के 54 नागरिक शामिल हैं। इसके साथ ही बंधकों में 15 अर्जेंटीना के, 12 लोग जर्मनी के और 12 नागरिक अमेरिका के बताए गए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में 40 देशों के 300 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने और लापता होने का भी दावा किया गया कि विदेशी बंधकों की रिहाई का फैसला चरमपंथी संगठन हमास ने पश्चिम एशिया के देश कतर की मध्यस्थता के बाद लिया। कुछ रोज पहले भी हमास के लड़ाकों ने 2 अमेरिकी नागरिकों समेत इजराइल की 2 महिलाओं को रिहा किया था। और उस समय हमास ने दावा किया था कि अमेरिकी नागरिकों की रिहाई कतर की मध्यस्थता की वजह से हुई थी, क्योंकि इजराइल पर 7 अक्टूबर पर हमास के हमले के बाद जैसे ही अमेरिका को उसके नागरिकों के बंधक बनाए जाने का पता चला, तभी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से बात करके बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि बंधकों को छुड़वाने के लिए कतर ही मध्यस्थता करवा सकता है। रफा बॉर्डर को खोल दिया गया। 7 अक्टूबर के बाद से ही मिस्र ने इस रास्ते को बंद कर दिया था और दुनिया के कई देश लगातार उससे इसे खोलने की अपील कर रहे थे, क्योंकि गाजा में फंसे लोगों के निकलने के लिए यही इकलौता रास्ता है। लेकिन मिस्र का आरोप है कि इस इलाके में इजराइल ने इतनी बमबारी कर दी कि उसे मजबूरन इसे बंद करना पड़ गया था। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से जारी इजराइल की कार्रवाई के करीब 25 दिन बाद मिस्र ने इस बॉर्डर को खोल दिया। रफा बॉर्डर गाजा और मिस्र के बीच मौजूद सीमा है, जिसके जरिए गाजा में फंसे लोग मिस्र के रास्ते सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गाजा बाकी 3 तरफ से इजराइल से घिरा है और इन तीनों सीमाओं पर इजराइल घात लगाए बैठा है। इस दौरान सबसे बड़ा खतरा इजराइल की बमबारी का, जिसके लिए अमेरिका ने मिस्र को यह भरोसा दिया कि जब तक रफा बॉर्डर से शरणार्थी नहीं निकलते, इजराइल वहां एक भी गोली नहीं चलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में अमेरिका समेत कई और देशों के भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और इसी वजह से सबसे पहले वहां फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग अपने सामान के साथ मिस्र और गाजा के बीच मौजूद रफा बॉर्डर की तरफ बढ़ते नजर आए। इस बॉर्डर के खुलने के बावजूद गाजा के लोगों की समस्या कम नहीं होने वाली, क्योंकि मिस्र और जॉर्डन दोनों ही देश गाजा के लोगों को अपने यहां शरण देने से पहले ही मना कर चुके हैं। मतलब रफा बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ गाजा में फंसे विदेशी नागरिक बाहर निकल सकेंगे, जबकि गाजा के लोगों को कोई भी देश शरणार्थी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अरब लीग रेजोल्यूशन को माना जा रहा है। यह मुस्लिम देशों के बीच हुआ एक ऐसा समझौता है जो अब गाजा के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है,
क्योंकि इस समझौते के तहत तुर्की और ईरान समेत कई मुस्लिम देशों ने दशकों पहले ही फिलिस्तीन की किस्मत का फैसला कर दिया था। 9 मार्च 1959 को हुए इस समझौते के तहत दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के नागरिकों को न तो अपने देश की नागरिकता देगा और न ही उन्हें अपने देश में शरण दे सकेगा। स्टेशन बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि दुश्मन का कोई भी हमला उसे तबाह नहीं कर सकता। यानी हमास के लड़ाके कितना भी जोर लगा लें, वो इस स्टेशन के अंदर बने बंकर को तबाह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेन बंकर को बनाते वक्त कई बातों का खास ख्याल रखा गया। यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि कई जगहों पर लंबे ट्यूब बंकर भी बने, उनके अंदर भी छिपा जा सकता है। यानी स्टेशन के अंदर इस तरह की व्यवस्था है कि लोग हर हाल में अपने आप को बचा सकें। स्टेशन बंकर को बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अगर यहां आतंकवादी हमले हों तो कोई भी आतंकवादी इस बंकर के अंदर दाखिल न हो सके। यानी दुश्मन के जमीन से लेकर आसमान तक किए गए सभी हमलों से यह बंकर वहां के लोगों को बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि राजधानी यरूशलेम में बने स्टेशन बंकर के अंदर बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए लोहे के मजबूत दरवाजे लगे, जिनसे गुजरना आतंकवादियों के लिए आसान नहीं होगा। स्टेशन बंकर के अंदर बुलेट प्रूफ दरवाजे भी लगे हैं जो खतरे को भांपते हुए अपने आप ही बंद हो जाएंगे, ताकि हमलों के बीच बंकर के अंदर शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहें और उन्हें हर तरह के हमलों से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 की टीम बंकर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बंकर के अंदर चारों तरफ शीशे के बुलेट प्रूफ दरवाजे लगाए गए। इजराइल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों पर बुरी तरह भड़क गया और हमास के खिलाफ कोई एक्शन न लिए जाने पर उसके राजदूत ने भरी मीटिंग में अपना भाषण रोककर अपने सीने पर पीला सितारा लगा लिया। पीला सितारा यहूदियों पर अत्याचार का प्रतीक है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में यहूदियों को पीला सितारा पहनना पड़ता था ताकि उनकी पहचान हो सके और उन पर सितम ढाए जा सके। और संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने उसकी आज की जंग को हिटलर के जर्मनी के दौर से जोड़ दिया और बीच सभा में अपना भाषण रोककर अपने सीने पर पीला सितारा लगाया। पर फिर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने दुनिया भर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, जिसके लिए ईरान को भी जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि ईरान में बहुत ज्यादा तेल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन तेल की कीमतों को बढ़ाने और गिराने में उसका बड़ा हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की 20% से ज्यादा की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रूट से होती है और उस रूट पर ईरान का कंट्रोल माना जाता है। लेकिन इजराइल जंग की वजह से वहां से गुजरने वाले बड़े जहाजों पर हमले का खतरा सता रहा है। जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर इजराइल ने यह दावा किया कि उसने वहां हमास के कमांडर इब्राहिम बयारी को ढेर कर दिया। इजराइल के मुताबिक इन हमलों में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो लगातार इजराइल की सेना पर फायरिंग कर रहे थे। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में मौजूद हमास के ठिकानों को टारगेट कर इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। उसका दावा है कि हमास ने जबालिया शरणार्थी शिविर में अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था। इजराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इजराइल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इजराइल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी,